हेलो नमस्कार दोस्तों विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है अपने चैनल डीके करियर क्लासेस पे इस समय मैं डॉक्टर दिलीप गंगवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपके लिए कल मैंने पहला लेक्चर दिया था, लेक्चर नंबर 3 में बताया था परिवार के बारे में, और परिवार से ही संबंधित हम लोग आज यहाँ पे अगला लेक्चर लेके आए हैं। यहाँ पे परिवार के वर्गीकरण की हम लोग बात करेंगे। मैंने कल आपको बताया था कि परिवार क्या होता है, परिवार किस किस तरह का होता है, और हमारे भारतीय समाज में परिवार की क्या विशेषताएं होती हैं। तो ये सब मैं कल बता चुका हूँ आपको परिवार के बारे में, परिवार का तात्पर्य बता चुका हूँ, परिवार किस चीज़ से मिलकर बना होता है, ये सब कल बात हो चुकी है। आज हम लोग बात करते हैं परिवार का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली। इसकी बात हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे यहाँ पे बोर्ड पे कि परिवार का वर्गीकरण, तो मेनली परिवार का जो वर्गीकरण है वो दो तरह से किया गया है, एकल परिवार और सामूहिक परिवार या संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार जो होता है उसमें बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, तो उसको हम लोग संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार का जो स्वरूप होता है वो वृहत होता है, बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं किसी घर में, तो इसीलिए उसको जो है संयुक्त परिवार कहा जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं संयुक्त परिवार की, तो इसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, बुआ, विवाहित और अविवाहित बच्चे जहाँ पे रहते हैं एक साथ, तो उसको हम लोग संयुक्त परिवार कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे बुआ की बात हो रही है, तो किसी परिवार में बुआ जब तक रहती है बच्चों के साथ में, या उनके माता पिता या चाचा चाची या ताऊ ताई के साथ में, जब तक बुआ की शादी नहीं हो जाती है। जब उस बुआ का विवाह कर दिया जाता है तो बुआ अपने घर चली जाती है। तो यहाँ पे संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, बुआ, विवाहित अविवाहित बच्चे, और यहाँ पे ताऊ ताई या ताऊ ताई के बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि सामूहिक परिवार में या संयुक्त परिवार में सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। तो ये जो संयुक्त परिवार है इसमें एक साथ 3 पीढ़ियाँ रहती हैं, जैसे दादा दादी पहली पीढ़ी, माता पिता दूसरी पीढ़ी, और उनके विवाहित या अविवाहित बच्चे तीसरी पीढ़ी। तो संयुक्त परिवार की ये विशेषता होती है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संयुक्त परिवार में एक साथ कितनी पीढ़ियाँ रहती हैं, या संयुक्त परिवार में एक साथ कितनी पीढ़ियों के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा साथियों कि यहाँ पे 3 पीढ़ी एक साथ रहती हैं। अब मैं एकल परिवार की बात करूँगा। एकल परिवार का मतलब सिंगल परिवार, जहाँ पे लघु रूप में लोग रहते हैं, बहुत शॉर्ट फॉर्म में लोग रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एकल परिवार। तो एकल परिवार में केवल माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। आपने आजकल देखा होगा गांव समाज में तो खैर सिंगल लोग कम रहते हैं, अभी भी बहुत सारे जो हैं संयुक्त परिवार गांव क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन जो शहरी क्षेत्र हैं, जो हमारे कस्बे के क्षेत्र हैं, वहाँ पे अधिकतर एकल परिवार ही पाए जाते हैं, बस मम्मी पापा और बच्चे। तो इसको हम लोग कहते हैं एकल परिवार। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं संयुक्त परिवार की, कि संयुक्त परिवार की क्या विशेषताएं होती हैं, उनके क्या गुण होते हैं और क्या उनके अवगुण होते हैं और क्या उनके दोष होते हैं। तो संयुक्त परिवार की जो बात कर रहे हैं हम लोग, प्राचीन समय से ही भारतीय सामाजिक जीवन का मुख्य आधार संयुक्त परिवार रहा है। यानी कि पहले से ही, प्राचीन समय से ही, बहुत पुराने समय से ही हमारी भारतीय समाज की ये परंपरा रही है कि उसका मुख्य आधार जो है संयुक्त परिवार रहा है, या संयुक्त परिवार माना जाता है। संयुक्त परिवार में माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी और उनके विवाहित और अविवाहित बच्चे एक साथ रहते हैं। जब ये सारे लोग दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ और उनके विवाहित या अविवाहित बच्चे एक साथ रहते हैं, तो एक ही रसोई का पका हुआ भोजन भी खाते हैं। जब एक साथ रहेंगे एक घर में तो एक ही रसोई होगी, तो वहाँ जो भी खाना बनेगा वो सबको मिलेगा। तो एक ही रसोई का पका हुआ भोजन खाते हैं, और संपत्ति के मामले में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी कि जब संयुक्त परिवार है तो जो होगा वो सबका होगा, ऐसा तो है नहीं कि ये मेरा है। तो संपत्ति के मामले में सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं,
वह संयुक्त परिवार कहलाता है। यानी कि ये सारी जो बातें मैंने बताई ये संयुक्त परिवार की एक विशेषता होती है, तो इसी को हम लोग संयुक्त परिवार कहते हैं। अब हम लोग संयुक्त परिवार के गुण की बात करते हैं। संयुक्त परिवार में कार्य विभाजन की व्यवस्था पाई जाती है। पहला पॉइंट नोटेड, बहुत बढ़िया पॉइंट है, पूछा जाता है संयुक्त परिवार में कार्य विभाजन की व्यवस्था पाई जाती है। कार्य विभाजन की व्यवस्था का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? कार्य विभाजन की व्यवस्था का मतलब ये हुआ जब परिवार में बहुत सारे लोग, चाचा चाची, दादा दादी, मम्मी पापा और चचेरे तहरे भाई पाए जाते हैं, तो एक परिवार में जब 10-12 लोगों की संख्या हो जाती है तो वहाँ पे कार्य को अलग अलग लोगों में बांट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी से कह दिया कि बेटा जाओ तुम सब्जी ले आओ, किसी से कह दिया कि तुम खेत पे चले जाओ, वहाँ पापा हैं तुम्हारे तो उनको तुम खाना दे के आ जाओ। कोई अपने जो है नौकरी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई जानवरों का दूध दुल रहा है। तो इस तरीके से बड़े परिवार में जब अलग अलग लोग अपना अपना कार्य करने लगते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य विभाजन कहते हैं। तो पहला पॉइंट था संयुक्त परिवार में कार्य विभाजन की व्यवस्था पाई जाती है। नंबर 2, संयुक्त परिवार में बालक का सामाजिक विकास उपयुक्त तरीके से होता है। तो संयुक्त परिवार में बालक का सामाजिक विकास उपयुक्त तरीके से क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जब वो बच्चा सभी लोगों के बीच में रहता है तो उन लोगों से कुछ ना कुछ वो सीखता है, क्योंकि बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है वो उसके परिवार पे डिपेंड करता है। सबसे पहले वो परिवार में ही जन्म लेता है और वहीं पे वो बड़ा होता है और छोटी छोटी बातों को वहाँ से सीखता है। तो इसलिए कहा जाता है कि संयुक्त परिवार में बालक का सामाजिक विकास उपयुक्त तरीके से होता है। अगला पॉइंट, संयुक्त परिवार में धन का वितरण समान रूप से किया जाता है। तो संयुक्त परिवार में धन का वितरण समान तरीके से किए जाने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? कि जैसे मान लीजिए कोई परिवार है और वहाँ पे 4-5 बच्चे हैं, चाचा के भी बच्चे हैं, ताऊ के भी बच्चे हैं, तो वहाँ पे अगर हम बच्चे मेला देखने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि चाचा के बच्चों को आपने 100 रुपये दे दिए और ताऊ के बच्चों को आपने 20 रुपये दे दिए, तो उनमें आपस में द्वेष भावना पैदा हो जाएगी। तो इसलिए वहाँ पे जो धन का जो वितरण होता है वो समान तरीके से किया जाना चाहिए। यानी कि आप दोनों लोगों के बच्चों को 50-50 रुपये दे सकते हैं या फिर दोनों को 100-100 दे सकते हैं। आप घटा बढ़ा नहीं सकते, नहीं तो वहाँ पे समस्या खड़ी हो जाएगी। तो संयुक्त परिवार में धन का वितरण जो है समान रूप से किया जाता है। अगला है, संयुक्त परिवार में बुजुर्गों की उचित दिशा निर्देशन व परामर्श प्राप्त होता है। यानी कि जो हमारा संयुक्त परिवार होता है वहाँ पे हमने बताया था कि दादा दादी पाए जाते हैं, साथ में रहते हैं, तो वो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। तो वो हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं, समय समय पे हमें बताते रहते हैं कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, आप ऐसा नहीं ऐसा कर लो, है ना। बाज़ार जा रहे हैं तो बहुत सारी बातें बताते हैं, घर में कोई शादी विवाह ओकेज़न होता है तो हम लोगों को बहुत सारे दिशा निर्देश मार्गदर्शन के रूप में देते हैं। या घर से हम लोग कहीं बाहर जा रहे होते हैं तब भी हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो बहुत सारी बातें हम लोगों से कहते रहते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, जिससे हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का हल आसानी से हो जाता है। तो ये सारी जो हैं हमारे संयुक्त परिवार की विशेषताएं थीं। अब विशेषताओं के साथ साथ इसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं, कुछ कमियां भी पाई जाती हैं। जहां फ़ायदे होंगे वहां नुकसान भी होंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं संयुक्त परिवार के दोष की। अभी तक तो हमने गुण की बात कर ली, कौन कौन से गुण होते हैं। अब संयुक्त परिवार में दोष कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहला दोष, व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास का अवसर। व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास का अवसर उपलब्ध नहीं हो पाता है। यानी कोई व्यक्ति है वो अपना व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास करना चाहता है, लेकिन उसका परिवार जो है संयुक्त है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अगर वो चाहता है कि मैं पीलीभीत से इलाहाबाद चला जाऊँ IAS की तैयारी करने या PCS की तैयारी करने दिल्ली चला जाऊँ, तो परिवार में जब 3-4 लोग एक जैसे होते हैं वो कहते हैं अरे तुम जाओगे तो क्या हम नहीं जाएंगे। तो वहाँ पे भी एक कलेश पैदा होता है, एक द्वेष भावना पैदा होती है। इसलिए जो है व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास का अवसर उसे नहीं मिल पाता है और वो चाहते हुए भी बेचारा अपने कैरियर को नहीं बना पाता है। तो ये एक दोष है संयुक्त परिवार का। अधिकांश लोगों की ज़रूरतें पूरी होने से सदस्यों में आलस आ जाता है। जो अधिकांश लोगों का मतलब समझ रहे हैं, परिवार में जब 5-6 लोग होंगे या 5-6 बहन भाई होंगे तो वो सोचते हैं चलो हम कोई काम नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, दूसरा वाला तो कर ही रहा है। तो इस तरीके से कोई ना कोई परिवार में फिर एक का ऐसा हरामखोर पैदा हो जाता है जो कुछ करना नहीं चाहता है और वो दूसरे पे डिपेंड होता है। उसी को अधिकांश लोगों की ज़रूरतें पूरी होने से सदस्यों में आलस आ जाता है। तो ऐसे 2-1 परिवार मेरी नज़र में भी हैं और आप लोगों ने भी देखे होंगे समाज में
कि उन पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे मम्मी पापा कुछ कहते रहें, चाहे भैया भाभी कुछ कहते रहें, चाहे दादा दादी कुछ कहते रहें, उन्होंने आलस जो है अपने अंदर समा लिया है और सुबह से शाम तक अपने जीवन का कीमती समय वो लोग बर्बाद करते रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन की सुचारू व्यवस्था घर के और लोग पूरी कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। अगला दोष है पारिवारिक दोष कलह की समस्या सदैव बनी रहती है। तो जहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे तो वहाँ समस्याएं भी ज़्यादा होंगी। पारिवारिक दोष कलह का मतलब यानी कि कोई एक दूसरे से जेलसी रखता है, कोई एक दूसरे से चढ़ रहा है कि आप बाज़ार गए, जैसे मान लीजिए मम्मी पापा, तो मम्मी पापा जो है अपने बेटे के लिए तो ले आए बहुत बढ़िया कंपनी के जूते ले आए, और अपने छोटे भैया के बच्चे के लिए लोकल ले आए हैं, या कोई अपने बच्चे के लिए अच्छी चीज़ या ज़्यादा कीमत की ले आए, उनके लिए कम कीमत की ले आए। तो इससे क्या होता है, परिवार में एक दृश्य पैदा होता है, एक कलह की समस्या पैदा होती है। तो ये जो है समाज के संयुक्त परिवार के दोष हैं। इस तरीके के दोष और भी दोष बहुत सारे पाए जाते हैं परिवारों में, अलग अलग तरह के। अब हम लोग बात करते हैं बेटा एकल परिवार की। तो एकल परिवार में विद्यार्थियों, जैसे कि हमने बताया आपको कि माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे पाए जाते हैं। नहीं, बहुत छोटा परिवार होता है, वहाँ पे बस गिने चुने मेंबर होते हैं, 2 मम्मी पापा और 2 बच्चे। बहुत सारे लोग तो आजकल शौक में एक ही बच्चा करते हैं, बोले एक ही बहुत है, अब महंगाई का ज़माना है, तो इसलिए उसका बहुत लघु रूप हो जाता है, इसको हम बहुत छोटा रूप कह सकते हैं। अब एकल परिवार का जन्म कहाँ से हुआ? जो हमारा संयुक्त परिवार था वो जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, यानी उसमें विभाजन हो गया, तो उसी से बन जाता है हमारा एकल परिवार। ठीक है, एकल परिवार की उत्पत्ति कहाँ से हुई? संयुक्त परिवार से। तो एकल परिवार का लघु स्वरूप होता है, एकल परिवार जो होता है वो लघु स्वरूप होता है। इसका जन्म संयुक्त परिवार के विघटन के परिणाम स्वरूप हुआ है। वही बात आ गई जो मैं अभी बता रहा था कि एकल परिवार बहुत सूक्ष्म रूप में होता है, जिसको हम लघु कहते हैं हिंदी में, बहुत छोटा होता है। और इसका उत्पत्ति या इसका जन्म कहाँ से होता है? संयुक्त परिवार के विघटन से। जो पहले हमारा आपस में साझे में था, सब लोग साथ साथ रह रहे थे, जब उसमें आपस में विघटन हो गया, बंटवारा हो गया, तो उसी से हमारा एकल परिवार बन गया, जिसमें माता पिता और उनके बच्चे, उनके अविवाहित बच्चे एक साथ रहते हैं। क्योंकि कुछ समय के बाद जब इन बच्चों का विवाह हो जाएगा तो ये भी अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन अभी वो बच्चे छोटे हैं, इसलिए वो माता पिता तथा विवाहित बच्चे एक साथ रहते हैं। इसी को हम लोग एकल परिवार या सिंगल परिवार कहते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग एकल परिवार के गुणों की। एकल परिवार व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास का समुचित अवसर कराता है। एकल परिवार व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास का समुचित अवसर उपलब्ध कराता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे 2-4 बच्चे थे, तो वो बच्चा आईएएस की प्रिपरेशन करने दिल्ली इलाहाबाद जाना चाहता था, तो 2-3 लोगों ने पैर पकड़ के खींच लिया, बोले भैया आप जाओगे तो हम भी जाएंगे। तो इतना बजट था नहीं कि सारे बच्चों को दिल्ली भेज दिया जाए, तो इसलिए वो वहाँ पे अपनी जो उसकी योग्यता थी, उसके अंदर जो टेंडेंसी थी, उसको दबा के बैठ गया और उसका विकास नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ तो अब संयुक्त परिवार है नहीं, एकल परिवार है, तो किसी माँ बाप का एक ही बच्चा हो सकता है या 2 हो सकते हैं, तो वहाँ कंपटीशन की कोई भावना नहीं रह गई, और मम्मी पापा एक बच्चे को तो सपोर्ट कर ही देंगे। तो आराम से जो होता है वो अपने विकास को वो समुचित अवसर ले लेता है और बाहर चला जाता है तैयारी करने के लिए, और अपने कैरियर को बनाने के लिए वो स्वतंत्र होता है, उसको मौका मिल जाता है अपने व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास को आगे बढ़ाने के लिए। एकल परिवार में कलह की संभावना कम हो जाती है, यानी जब वहाँ पे फैमिली छोटी हो जाती है, बहुत गिने चुने मेंबर होते हैं, तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा देश भावना की संभावना बहुत कम हो जाती है। बाई चांस कभी हो गया तो हो गया, वरना तू तू में झगड़ा फसाद नहीं होता है। एकल परिवार में गृह संचालन, एकल परिवार में गृह संचालन की स्वतंत्रता पाई जाती है, यानी कि वो अपना घर किसी भी तरह से चला सकते हैं, उन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि दादा दादी से सलाह लें या बड़े भैया से सलाह लें या ताऊ से सलाह लें, क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं, वहाँ केवल बच्चों के मम्मी पापा और बच्चे हैं। तो मम्मी पापा के मन में जो आएगा वो अपने उस तरह से करेंगे, तो वहाँ पे उन्हें एकल परिवार में गृह संचालन की स्वतंत्रता पाई जाती है। किसी से कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है, जैसा उनकी समझ में आता है उस तरीके से अपने घर को, अपने परिवार को वो चलाते हैं। इसके बाद एकल परिवार में पारिवारिक कुरीतियों का अभाव पाया जाता है, यानी कि वो सिंगल रहते हैं, तो वहाँ तरह तरह की बातें होती नहीं है। समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं आज तक, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, यहाँ मत जाना वहाँ मत जाना, उनके यहाँ मौता हो गया वहाँ खाना मत खाना, दुनिया भर की कुरीतियाँ हैं जो, तो ये सब बातें होती रहती हैं। लेकिन एकल परिवार में जब 2 ही लोग होते हैं तो वहाँ पे बातें कम होंगी, तो कुरीतियाँ भी कम होंगी, जाहिर सी बात है। तो ये सारे गुण थे बेटा एकल परिवार के। अब इस तरह से जैसे हमने इसके बहुत सारे गुण बताए हैं, उसी तरह से इसके बहुत सारे दोष भी हैं।
हम उन दोष की बात करते हैं। बच्चों के देखभाल की समस्या, यानी कि जब कोई छोटा परिवार है, अब आपको कोई आवश्यक काम आ गया तो आप बाहर चले गए, या बाय द वे आप बीमार पड़ गए, आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो आपके बच्चों की देखभाल कौन करेगा? तो इसलिए जो आपका दोष है एकल परिवार का, तो वो बच्चों की देखभाल की समस्या, बहुत बड़ी समस्या। आजकल अपने बच्चों को हम पड़ोसियों पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हालात इतने समय के ख़राब हो गए हैं कि किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो वहाँ पे एक समस्या आती है। संकट के समय दयनीय स्थिति, ये पॉइंट भी बहुत अच्छा। देखिए, आप पे कोई संकट आ गया, आपकी रिश्तेदारी में किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपको अचानक बाहर जाना है, तो आप बच्चे किस पे छोड़ जाएंगे? क्योंकि हालत वहाँ पे बहुत गंभीर है, आपको खबर मिली, आपको तुरंत जाना चाहिए, या कोई और घटना हो जाती है, तो उस समय जो है दयनीय स्थिति हो जाती है। तो इसीलिए जो है एकल परिवार का ये एक दोष है कि संकट के समय पे बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। अपव्यय की समस्या, अपव्यय की समस्या का मतलब होता है खर्च का ज़्यादा होना। आप जब कंबाइंड फैमिली में थे तो एक ही किचन में सबका खाना बन जाता था, तो वहाँ पे एक ही गैस से काम चल रहा था, एक ही सब्जी से काम चल रहा था। अब आप जब अलग अलग हो गए हैं, 4 भाई हैं, तो 4 जगह चूल्हे जलेंगे, तो आपका खर्चा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो है अपव्यय की समस्या भी आ जाती है। बुजुर्गों का दिशा निर्देशन का अभाव, बहुत बढ़िया पॉइंट यहाँ पे देखिए आप लोग। ये जो है एकल परिवार का सबसे बड़ा दोष है कि यहाँ पे कोई बुजुर्ग हमारे साथ नहीं होता है और उनका दिशा निर्देश हमें नहीं मिल पाता है। तो हमारे कई बार हमसे ऐसी गलतियाँ भी हो जाती हैं जो बाद में हमें पछताना पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए किसी बुजुर्ग के अगर 2 बेटे या 3 बेटे हैं, तो बुढ़ापे में माँ बाप को कोई लेना नहीं चाहता है। आजकल हमारे भारतीय समाज की ये सबसे बुरी बात है कि जिन माँ बाप ने हमको पैदा किया, जिन माँ बाप ने हमको चलना सिखाया उंगली पकड़ के, हमको पाला पोसा पढ़ाया लिखाया किसी लायक बनाया, और जब वो माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो हम लोग या तो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ना चाहते हैं या फिर पल्ला झाड़ना चाहते हैं कि अब बूढ़े हो गए, बीमार होने जा रहे हैं, ये इनकी दवा कौन करेगा, इनकी सेवा कौन करेगा। तो फिर आपस में भाइयों में झगड़ा होता है कि तुम रख लो, कि तुम रख लो। कुछ लोग तो इतना भी गिर जाते हैं कि माँ को एक भाई रख लेता है और पिता को एक भाई रख लेता है। बताइए, जो लोग हमेशा जीवन भर एक साथ रहे, जो साथ फेरे लेके कस्में खा के आए कि हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, वो बच्चे उन माँ बाप को बांट देते हैं, इतना गिर जाते हैं लोग। तो ये सबसे बड़ा दोष है हमारे एकल परिवार का कि बुजुर्गों के दिशा निर्देशन का अभाव उनको रहता है और वो अपने हिसाब से काम करते रहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो मैं ये आशा करता हूँ विद्यार्थियों कि आज का लेक्चर आपको मेरा पसंद आया होगा, और मैंने परिवार के बारे में जो बातें आपको बताई हैं, यहाँ से बार बार टेट और सीटेट में क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और बताइएगा। और हमारे डीके कैरियर जो क्लासेस का चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने सारे साथियों को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताइए कि दिलीप गंगवार सर का डीके कैरियर क्लासेस चैनल चल रहा है, जिस पर हम 4-5 टीचर मिलकर अलग अलग विषय के क्लासेस को रोज़ दे रहे हैं आप लोगों को। और वो सारे क्वेश्चन जो हम लोग क्लास में पढ़ा रहे हैं वो लगातार कहीं ना कहीं टेट, सीटेट, सुपर टेट, DSSB और हमारे SI वगैरह में, या जो वनडे एग्ज़ाम और होते हैं उनमें भी इनसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। तो आज के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।